हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम चैप्टर 1 का एंड करने वाले हैं और आज हम जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 के एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी फिनिश करेंगे। और अगर हमें लास्ट में टाइम मिला तो हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, इट्स नेम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फटाफट आइए देखते हैं क्या क्या पेंडिंग है और उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखो हमने स्लैब रेट जो है वो सीख लिया। स्लैब रेट हमने सीख लिया इंडिविजुअल का कि अगर आपकी एज अप टू 60 है तो फिर 2.5 लाख तक निल होता है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपको 10% देना पड़ता है, रिमेनिंग 5 लाख पे 20%, देन मोर देन 10 लाख होता है तो 30% देना पड़ता है। स्लैब रेट की डिस्कशंस आपने ऑलरेडी कर ली है मेरे साथ। इसके बाद एचयूएफ की बात की थी हमने कि भैया अगर एचयूएफ की बात करते हो तो एचयूएफ पे 2.5 लाख तक निल होगा, 2.5 से 5 लाख तक 5% होता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% होता है, और अगर 10% से अबव है एचयूएफ में तो आपका इनकम, टोटल इनकम, तो फिर आपको 30% का जो टैक्स है रेट से अमाउंट टैक्स पे करना पड़ेगा। और फॉर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है तो 30% का टैक्स रेट आपको पे करना पड़ता है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो अप टू 10,000 10% है, 10,000 से 20,000 तक इनकम है तो आपकी 20% हो जाएगा यहाँ पे। अबाउट 20,000 है तो 30% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कंपनी है और कंपनी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कंपनी में अगर आपका टर्नओवर 20 और 21 का लेस देन 400 करोड़ था तो 25% टैक्स रेट है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, अदर डोमेस्टिक कंपनी यानी 20 और 21 में आपका 400 करोड़ से लेस नहीं है तो कोई दूसरी कंपनी है तो 30% है, और फॉरेन कंपनी के लिए 40% का टैक्स रेट यहाँ पे रखा गया है। फिर सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज में हमने पढ़ लिया था कि भैया 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है 25% है। ठीक है, 25% है। फिर इन्होंने बाकी चीज़ें यहाँ पे बताई। अब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में 50 लाख से 10 करोड़ तक है तो 7% है, 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% है। यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी के लिए इन्होंने बताया कि अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 7% है, 10 करोड़ से अबव है तो 12% है। फॉरेन कंपनी के लिए होता है 1 करोड़ से ग्रेटर देन बट अप टू 10 करोड़ है तो 2% है। टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ग्रेटर देन है तो 5% है। उसके बाद रीबेट के लिए इन्होंने बताया कि रीबेट आपको मिलता है 5 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम को नहीं, हम टोटल इनकम की बात करते हैं, डिडक्शन मान लीजिए 5,20,000 है लेकिन 80C टू 80U की डिडक्शन लेने के बाद 4,80,000 आता है तो हम टोटल इनकम की बात करेंगे। और टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट अलाउ होगा बट मैक्सिमम अप टू 12,500। फिर हमने लिखा था कि ये रेसिडेंट के लिए होता है और इंडिविजुअल के लिए होता है। इंडिविजुअल भी होना चाहिए, रेसिडेंट भी होना चाहिए, 2-3 कंडीशंस हमने वहाँ पे मार्क की थी। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई होगा 4% ऑफ इनकम टैक्स ऑन सरचार्ज। फिर हमने सरचार्ज का एक कॉन्सेप्ट सीखा था। सरचार्ज में हमने ये भी सीखा था कि देखो यार अगर सरचार्ज की हम बात करते हैं तो सरचार्ज कैलकुलेट कैसे होता है। पहले आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स जो है कैलकुलेट कर लेंगे, सरचार्ज अप्लाई करेंगे, फिर टोटल आ जाएगा, देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप अप्लाई करेंगे 4%। इस तरीके से आपको करना होता है। उसके बाद हमने मार्जिन रिलीफ सीखा था। मार्जिन रिलीफ क्या कहता है, मार्जिन रिलीफ कहता है कि अगर किसी पर्सन की इनकम हमने जो कैलकुलेट की है, टैक्स जिस पे कैलकुलेट किया है, अगर वो इनकम के कंपैरिजन में टैक्स ज़्यादा आ रहा है, लेट सपोज आपने इनकम अर्न की 1,20,000 लेकिन टैक्स आ रहा है 1,50,000 तो आपको 30,000 का मार्जिन रिलीफ दिया जाएगा कि आपसे कभी भी टैक्स इतना नहीं लिया जाएगा कि इनकम कम बढ़ जाए, उतना ही टैक्स लिया जाएगा जितना कि आपकी इनकम अर्न हो रही है। ये हमने मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट सीखा था। इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमने डिफाइन किया था ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द लास्ट कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट आज हम कंप्लीट करेंगे इस सेशन के अंदर। नाउ डियर फ्रेंड, वी हैव कॉन्सेप्ट नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 4 है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वह स्लैब रेट होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि सरचार्ज होता है, मार्जिन रिलीफ होता है। उसके बाद हमने अदर्स जो भी हैं पर्सन्स उन पर क्या टैक्स रेट लगेगा वो हमने देख लिया। उस पर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, जो आते हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए। लास्ट 2 पार्ट के अंदर हमने कैलकुलेशंस की थी, मोर देन 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रिटर्न आपका हो जाएगा। और इस पार्ट के खत्म होने के बाद मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस करना है। ये कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मैंने रखे हैं सॉल्व एज पर द स्टडी मेट। सिंपल क्वेश्चन है कि एज 35 है, इनकम 51,75,000 है तो कैसे करेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें आपको सिखा रखा है एज पर द प्रेजेंटेशंस ऑफ ICAI। तो ये एक बार आप कर लेंगे एट द एंड। ठीक है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन होमवर्क में, ये आपको करना है। नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव अ टॉपिक दैट इज अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम।
अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। और अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग डीम्ड इनकम भी बोलते हैं, कि आपने ये इनकम बताई नहीं है या बता नहीं पा रहे, तो हम मान लेंगे कि ये आपके द्वारा ही अर्न की गई इनकम है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दिस इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपके पास, लेट्स सपोज इनकम टैक्स वालों ने आपके यहाँ छापा मारा, आपके पास 2 करोड़ रुपए रखे हुए, आपसे पूछा गया कि ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए, आपसे पूछा गया कि ये 2 करोड़ रुपीस आपने कहां से अर्न किए, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि ये अनएक्सप्लेन्ड है। अनएक्सप्लेन्ड मतलब आप इसके बारे में हमें कोई भी एविडेंस नहीं दे रहे, कोई भी रीजनिंग नहीं दे रहे कि ये पैसा कहां से आया। तो इस पैसे पे ये जो कैश क्रेडिट आपका शो हो रहा है कि ये पैसा आपके पास कहां से आया बता नहीं पा रहे, तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया 115 BBE के अंदर, ठीक है। ये कितना होता है एट द रेट, इसका टैक्स रेट अभी छोड़ दो, अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे इसको, आपको बस इतना रखना है फिलहाल दिमाग में अपने माइंड के अंदर कि यहाँ पे एडिशनल टैक्स रेट लगता है, अराउंड 78% का टैक्स रेट यहाँ पे आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो ये कहता है 115 BBE। ये वाला पॉइंट अभी आप कट भी कर दोगे चलेगा, बस आपको पता रहना चाहिए कि इस नॉर्मल टैक्स रेट नहीं लगता है, इस पर स्पेशल टैक्स रेट लगता है 78%। और इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा थ्योरी का पूछा जाएगा, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में हमने पढ़ा कि कैश क्रेडिट है क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। सेक्शन 68 कहता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, लेट्स सपोज 2 करोड़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, जैसा आपने सुना होगा सोनू सूद के ऊपर भी अभी आया था ड्यूरिंग कोविड और उसके आफ्टर, ऐसा होता है कि वो आते हैं और पूछते हैं बताओ ये पैसा कहाँ से, अगर आपने जस्टिफाई कर दिया, रीजनिंग है कि पैसा कहाँ से आया, कैसे क्यों आया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डिफाइन नहीं कर पाते कि हाउ आई हैव सच असेट्स एंड सच गोल्ड सच कैश कैसे आया, तो फिर आपको स्पेशल टैक्स रेट से टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट सीखा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर हमने क्या सीखा, कैश क्रेडिट ये कह रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, कहाँ से आया बता नहीं पा रहे। इसमें एक एग्जाम्पल और रखा गया है जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया द पर्सन बीइंग एन रेजिडेंट हुज नेम ऑफ सच रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ सच कंपनी आल्सो एक्सप्लेन द नेचर एंड सोर्स ऑफ सम सो क्रिएटेड। इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लिखा गया है कि मान लीजिए आपका नाम है राम, आपने हनुमान जी से 2 करोड़ रुपए लिए, आपने अपने बुक में लिख दिया लोन फ्रॉम हनुमान 2 करोड़। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा जी ये पैसा कहां से, आपने बोला जी हनुमान से 2 करोड़ रुपए लिए थे। अब हनुमान से पूछा गया भैया 2 करोड़ कहां से आया, वो चुप हो गए, वो कह रहे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे जय श्री राम तो ठीक है, लेकिन पैसा कहां आया वो तो बताओ। तो हनुमान जी चुप हो गए, वो साधना में लीन है। अब वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर डिस्क्लोजर दैट हाउ हनुमान अर्न 2 करोड़। वी नीड एक्सप्लेनेशन। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, प्रॉपर रीजनिंग नहीं देते, तो सर हनुमान जी के ऊपर केस कर दो ना, वो नहीं बता रहे। अरे नहीं भैया, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो कि आपने हनुमान से लिया है और हमने हनुमान से पैसे ना लिए हो, आप हनुमान को फालतू में फंसा रहे हो। तो आपके अकाउंट में अमाउंट शो हो रहा है और आप उसे डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे कि अमाउंट आपने कहां से लिया है। सर बताया ना लोन से लिया, लोन से आया, लेकिन उसके पास 2 करोड़ कहां से आए। हम यहां पे मानेंगे कि ये कैश क्रेडिट है, अनडिस्क्लोज इनकम है, आप प्रॉपर रीजनिंग नहीं दे रहे, आपको स्पेशल टैक्स रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अगला सच एक्सप्लेनेशन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर हैज बीन फाउंड टू बी सैटिस्फैक्टरी। एक पॉइंट यहां पे और है क्लोजली हेल्ड कंपनी का, यहां पे एक पॉइंट है क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी मान लो आप मान लीजिए वीएम लिमिटेड किसी कंपनी की क्लोजली हेल्ड है और आपने इस कंपनी में 2 करोड़ रुपए लगा दिए। एग्जांपल 2 करोड़ क्यों रख रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए रख रहा हूं। आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी रख सकते हो। अब आपने कंपनी में पैसा लगाया, मैंने पैसा ले लिया, कंपनी यूज कर रहे हैं, इनकम टैक्स आई, उन्होंने पूछा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसिंग ऑफिसर ने कि भैया ये पैसा कहां से आया। मैंने कहा कि जी उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया। उन्होंने पूछा कैसे ये लगाया, मैंने कहा उनसे पूछो। और वो हरिओम हरिओम हरिओम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। तो आपको ये सिखाया जा रहा है इस प्रोविजन के थ्रू कि अगर आप किसी का भी पैसा यूज करते हो तो आपके पास प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए, चाहे आप एज अ लोन ले रहे हैं या क्लोजली हेल्ड है या कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। आप जब तक किसी को जानते ना हो और ये जानने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि उसके पास वो पैसा कहाँ से है, तब तक आप किसी का पैसा कंपनी में ना लगाएं, वरना आपको स्पेशल टैक्स रेट से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश क्रेडिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो लैंग्वेज क्या है, वेयर एनी सम इज फाउंड क्रिएटेड इन द बुक्स ऑफ असेसी एंड द असेसी ऑफिसर नो असेसिंग ऑफिसर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स
ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। आप उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हो लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी, जी पैसा कहाँ है, जी उसने दिया, पैसा कहाँ है, सर जी कोई घर पे छोड़ के चला गया। ये क्या लॉजिक होता है, घर पे छोड़ के चला गया, बस तुम्हारे ही घर पे छोड़ा जाता है। और जो भारत की आबादी है दो इतनी सारी, क्या इनके घर पे नहीं छोड़ा जाता? 200 करोड़ की आबादी है, क्या इनके घर पे भी तो आके लोग पैसे छोड़ सकते हैं? बस तुम्हारे घर के आगे की लोग क्यों आ रहे हैं? सर छत पे बैग मिला था 2 करोड़ का, ऐसा नहीं होता यार। वी नीड अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होता है? सर मैंने जॉब की थी, सैलरी है जी 50,000, महीने साल के 6 लाख रुपए हो गए, ये है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जी मैं बिजनेस करता हूँ, हर साल 2 करोड़ की मेरी टर्नओवर है, तो पूरे साल के 25-30 करोड़ रुपए मैं कमा लेता हूँ, ये है एक्सप्लेनेशन। हाउ यू अर्न दिस, हाउ यू हैव दिस? सर खुद का नहीं है, लोन लिया है, ठीक है लोन लिया है, लेकिन किससे लिया? अच्छा उसके पास कहां से आया? आगे से याद रखना, कभी भी आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकते हैं कि उसके पास, जिस ससुर जी से पैसे लिया आपने, लेट सपोज एग्जांपल लिया, आपकी ससुर जी ने आपको 100 करोड़ रुपए दे दिया, आपने ले लिया और आप एंजॉय कर रहे हो, सिंगापुर में चाउमीन खा रहे हो, सिंगापुरी चाउमीन अपनी वाइफ के साथ, और आप कोई काम नहीं करते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा जी इतनी लग्जरी कार है, सब कुछ है, पैसा कहाँ से? जी ससुर ने जी दिया। ओके ठीक है, जस्ट चिल। ससुर जी से पूछा गया जी आपके पास कहाँ से आया, वो चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोल रहे। तो वी हैव अ क्वेश्चन, वी नीड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आपके पास पैसा कहाँ से आया? हम आप पे क्लेम करेंगे कि आप नहीं प्रॉपर एक्सप्लेन, सर ससुर जी ने दिया ना, नहीं ऐसा नहीं होता। ससुर जी बताएं पैसा कहां से आया, अगर ससुर जी नहीं बताते तो मान लेंगे आपकी इनकम है और आपको मोर देन 70% टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। ये जो मैं रेट बता रहा हूं ये इंक्लूसिव ऑफ आपका सरचार्ज है, ठीक है। ओके वेरी गुड माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वी हैव अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और एक आप मिलेगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज। दोनों में फर्क है, ध्यान से सुनेगा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट दिख रही है लेकिन ये कहां से है ये आप बता नहीं रहे, या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास 4 घर हैं, 4 ऑफिसेज हैं, 4 मकान हैं, यू हैव 4 हाउसेस, यू आर अर्निंग रेंट फ्रॉम देम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा जी 4 घर कहां से आए? आप बोले सर जी कमाए हैं। अच्छा कैसे कमाए बताओ? अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपके पास कुछ भी ऐसा है जिसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं लेकिन आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं कर रहे। यू हैव गोल्ड 5 kg गोल्ड, अराउंड 50 lakhs का हो गया, 5 kg एग्जांपल ले रहा हूं। पूछा गया जी कहां से आया? यू आर नॉट डिस्क्राइबिंग दैम, बट गोल्ड इन्वेस्टमेंट है लेकिन एप्रिसिएशन वाला है। यहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे कुछ भी ऐसी एसेट जिसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं कर रखा। जैसे मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया घर का, आपके पास घर है, एक भैया के नाम पे कर रखा है, एक पापा में, एक बीबी, एक साली, एक सासू माँ, एक साली साहब, एक बड़े भैया, चाचा, सबके नाम पे आपने एक एक घर कर रखा है। आपके पास बहुत है, 10-20 घर है। आपसे पूछा गया कहाँ से आया? आप बोले जी उनका है, सबको पता है आप ही का है। क्वेश्चन है जी इतने पैसे आपके पास आए कहां से कि आप इतने घर रखे हुए? चलो ठीक है घर है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों नहीं शो कर रखा? सर मुझे लगा ऐसे ही शो नहीं करना होता इसलिए। ऐसा नहीं, वी नीड प्रॉपर एक्सप्रेशन। कहता है वी आर इन अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे ये हाईलाइटेड वर्ड है कि भैया ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं कर रखा, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो ही नहीं कर रखा। एंड द असेसी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भैया पैसे कहाँ से आए, इसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या था और नेचर क्या है, आप बता ही नहीं रहे कुछ भी। और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, कि आप जो बता रहे हो ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हम उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर टैक्स एज द डीम्ड इनकम ऑफ द असेसी, इसे डीम्ड इनकम ऑफ द असेसी मान ली जाएगी और हाँ आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा, स्पेशल टैक्स रेट। और प्रोविजन पढ़ रहे हैं अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, कि ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जो आपके पास है लेकिन आप उसे बता नहीं पा रहे हैं, या बता रहे हैं बट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड मनी। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें, यहाँ पे मनी भी है, पैसा भी है, बुलियन भी है, ज्वेलरी भी है और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। लेट्स सपोज यू हैव BMW कार। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ जी मेरी इनकम जो है ना, लेट्स सपोज 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए है पूरे साल की। ओके मेरे पास 10 BMW कार है। सर BMW हो गया तो क्या हो गया? अरे नहीं भाई समझ नहीं रहे हो, 10 BMW कार है, 10 मर्सिडीज है और मेरे पास असेट्स हैं 200 करोड़ की और मैं इनकम शो कर रहा हूं 2 करोड़ की। ये जो 198 करोड़ की एक्स्ट्रा है वो कहां से आई? सर मेरे घर में मान के चलो 500 करोड़ का सोना रखा हुआ है। सर
ऐसा यूट्यूब पे बोल रहे हो आ जाएंगे चोर लुचक के लोग, मिलेगा नहीं ना, है ही नहीं ना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकेशन, मेरी शक्ल देख के लग रहा है तुमको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट किडिंग। और इतना कोई भी वही रखता है अपने घर में जिनके पास बैंक और लॉकर नहीं होते और जिनका व्हाइट मनी नहीं होता, ब्लैक वाले ही घर पे होते। मेरे पास कुछ भी ब्लैक नहीं है, सिर्फ वाइट टी शर्ट के, हाँ, और हेयर थोड़े बहुत, अब वो भी सफ़ेद हो रहा है। तो यहाँ पे आपको हिंट क्या देखना है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप बता नहीं रहे। सर ससुर जी ने BMW कार गिफ्ट की थी, ओके, कितनी की है सर? 5 करोड़ की। आपकी टर्नओवर कितनी? 2 करोड़। 5 करोड़ की कोई कार खरीद लेगा 2 करोड़ की टर्नओवर? पॉसिबल नहीं है सर। ससुर जी ने दी, ओके, ससुर जी ये बताइए कि इन्हें आपने कार दी, हाँ जी दी, कहाँ से आए पैसे? अब वो चुप, अरे मैं बूढ़ा हो गया मुझे याद नहीं। वी नीड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ओके। अगला पॉइंट है यहां पे अनएक्सप्लेन्ड मनी, wherein any financial year the assessee is found to be owner of the money, bullion, jewelry, other valuable article, the same is not recorded in the books of account। भैया आपने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर रखा है, एंड द assessee offer no explanation, एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास, और आप ये भी नहीं बता रहे कि ये आपके पास आया कहां से, ये पैसा कहां से आया, ये बिलियंस कहां से आए। एक्सप्लेनेशन जो भी आप दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज। अब यहां पे देखो क्या गड़बड़ हो रही है। आपके पास 5 किलो 5 kg गोल्ड था, उसकी वैल्यू थी 50 लाख, आप शो कर रहे हो 20 लाख, 30 लाख आपने शो ही नहीं किया। आपसे पूछा कि आपको इतना सस्ता कहां से मिला, तो आप बता भी नहीं पा रहे। अरे भैया लेट सपोज आप 2025 में गोल्ड खरीद रहे हो और गोल्ड जो है लेट सपोज 10 ग्राम गोल्ड जो है अराउंड 1 लाख का है, और आपके पास 5 kg, आप बोलो जी 1 लाख का मैं 5 kg लिया है, पॉसिबल ही नहीं है ना। कहां से लाए हमें भी बता दो, नहीं बता पा रहे ना, चलो टैक्स दो, स्पेशल रेट्स है, अनडिस्क्लोज इनकम है, हम इसे आपकी इनकम मानेंगे और आपको इस पर स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है नोट फुली डिस्क्लोज, वेयर फाइनेंशियल ईयर द assessee has made investment or is found to be owner of any bullion, jewelry or other valuable article, finds that the amount spent on the making such investment, acquiring such article exceed the amount of record in the books of account। तो यहाँ पे आप लिख लेना 50 लाख वर्सेस 20 लाख, ठीक है, 50 लाख वर्सेस 20 लाख, आप इस तरीके से इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। assessee एंड ही ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस, कहाँ से 30 लाख का डिफरेंस कैसे आया आप बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये 300 ग्राम्स गोल्ड का जो है एग्जांपल ने लिखा हुआ है, आप देख लेना। फिर उसके बाद 2 पॉइंट और है जो आपको जाने हैं। एक है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। यहां पे ससुर जी से बात हो रही है, ससुर जी ने क्या किया, मान लीजिए कोई नेताजी थे, एग्जांपल ले लिया नेताजी बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, काइंडली डोंट जज दिस लेक्चर, इट्स जस्ट एग्जाम्पल, ओके। नेताजी ने अपनी बेटी की शादी की, 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए बेटी की शादी में। नेताजी की सैलरी कितनी थी? 50,000 पर मंथ। पूरे साल के कितने होने चाहिए? 6 लाख। अगर उन्होंने 30 साल भी काम किया तो 6 लाख के हिसाब से उनके पास 2 करोड़ 3 करोड़ ही होने चाहिए। तो उन्होंने कितने खर्च कर दिए? 10 करोड़। ओके नेताजी, वी हैव अ क्वेश्चंस। दामाद जी से पूछो ना, अरे दामाद जी ने थोड़ी ना शादी की थी, शादी तो आपने की थी ना, दामाद जी तो बस रसगुल्ले खा के गए हैं, ठीक है, और फोटो क्लिक करा के गए, उनसे थोड़ा आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी बताइए नेताजी, हमारा आपसे क्वेश्चन है कि आपने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से, हाँ जी जी परमात्मा का आशीर्वाद है, ओके। हमने सुना कि आपने मर्सिडीज दी, कार दी और बहुत पैसे भी दिए, हाँ जी जो भी हो सकता है एक बूढ़ा बाप कर सकता था, कर दिया, ओके ओके वेरी फाइन। नेताजी आई हैव अ क्वेश्चन, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने जितना भी किया उसके पैसे कहां से आए? ओके नाउ दिस इज द क्वेश्चन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूपी बिहार साइड में ये बहुत होता है, ठीक है। मैंने भी सुना, अभी किसी दोस्त, मतलब मेरा जो जिम ट्रेनर है उनके भाई की शादी थी और उसको 20 लाख रुपीस तिलक मिला है, मतलब शादी में, जिसे आप जो भी कह लें। सर आपने भी लिया है? नहीं रे, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, मैं ये सब राम 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 राम। मेरे को चाहिए क्या? मुझे प्यार चाहिए, जैसे तुम लोग देते हो। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में थैंक्स बोल के वो जरूर कर देना, उतना चाहिए, उतना ही चाहिए, दैट्स इट। अब क्या हुआ, 20 लाख रुपीस मिले उसको, ठीक है। ऐसी बड़ी बड़ी शादियों में पैसे दिए जाते हैं। अब एक भाई साहब अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं यूपी बनारस में, अब उनकी शादी होने वाली है। अब मेरे से मत पूछने लगना, प्राइवेट, ठीक है। वो अपनी शादी में मान के चलिए 50 लाख रुपए दे रहे हैं लड़के। वो लड़का क्या करता है, ऐसे ही होता है, माँ बाप करते हैं, बेटे को पैसे मिलते हैं, मिल गए। अब हुआ क्या, देर ध्यान सुनेगा, पैसे तो मिल रहे हैं, वी एक्सेप्ट, पैसे मिल रहे हैं, ओके, नो आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन आया कि उसके पापा, लड़की के पापा करते क्या है? जी पंडित जी है, ओके। एक पंडित इंसान 50 लाख रुपीस शादी में कैसे दे सकता है? आई हैव अ क्वेश्चन। सर उनके ना जमीन जायदाद होगी, उन्होंने कुछ बेचा क्या? नहीं।
अगर वो अपनी जमीन बेच के पैसे शादी कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने जमीन बेची किया, प्रॉपर्टी बेच के कैश जनरेट किया, ठीक है, सारी चीज रिमेनिंग सेम्स, रिमेन कॉन्स्टेंट। हाउ यू हैव 50 लाख एज अ पुजारी इन अ मंदिर। तो मान लीजिए पुजारी जी हैं और एक पुजारी 50 लाख रुपए दहेज दे रहा है बेटी की शादी में, कैसे पॉसिबल है? सो लोन लेके दे सकता है, हाँ ठीक है, जस्टिफिकेशन है तो ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं है सो वी हैव अ क्वेश्चन माय डियर ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इतना खर्चा कहां से किया जब आपके पास पैसे ही नहीं है। तो वेयर एनी फाइनेंशियल ईयर असेसी का नाम होगा पंडित जी, पंडित जी हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर on he offers no explanation about the source of such expenditure, explanation of the unsatisfactory in the opinion of the assessing officer. Assessing officer can treat as such explained expenditure as the income of the assessee for such financial year. Such explained expenditure which is deemed to be the income of the assessee shall not be allowed as deduction under any head of income. Okay, now my dear friend, last है amount borrowed or repaid on Hyundai. Hyundai का concept थोड़ा सा अलग सा समझ में और सुनने में आएगा आपको। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग ना कमेटी बनाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 10 लोग हैं, हर इंसान 10 हज़ार रुपये रखता है, महीने के 50,000 रुपये हो गए, 50,000 रुपये सर्कुलेट करते रहते हैं, इसने ले लिया, उसने ले लिया, उसने ले लिया, उसने ले लिया। पहली चीज़ तो ये समझो, हुंडी में जो आप कैश में पैसा दे रहे हो और जरूरत पड़ने पे कैश में ले रहे हो, हम इसको नहीं ट्रीट करेंगे एज ए एक्सपेंस। सेक्शन 37 ऑफ पीजीबीपी, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। पहली चीज़ तो कैश में ये जो आप दे रहे हो, ले रहे हो, ये हम इसे खर्चा नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ अगर हमने चेक किया और तुम्हारे पास पैसा पाया गया तो हम उसे इनकम जरूर मानेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन Hyundai। तो इस तरीके से हमारे जितने दोस्तों, आपका चैप्टर 1 जो बेसिक है पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और चार्जिंग सेक्शंस, उसके बाद हमने सीखा कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कब सेम होते हैं, उसके बाद हमने उसके कुछ एक्सेप्शंस देखे। इसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट क्या होता है, उसमें पर्सन्स के हिसाब से, पर्सन के अकॉर्डिंग टैक्स रेट्स क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। और इस चैप्टर में हमने और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखे और आज जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक बार दिल से थैंक यू लिखें ताकि मैं आपको ब्लेस कर सकूं, ताकि इस अटेम्प्ट में 100% एग्जाम आपका क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, शिद्दत से पढ़िएगा, पेरेंट्स को प्राउड फील कराइएगा और अपने सपनों को सच करके रियल लाइफ में हीरो बन जाएगा। Wish you all the best and God bless.